सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर IAS की YouTube क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गुरमीत सिंह और आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, वो मुद्दा है CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। भ्रष्टाचार रोकथाम से संबंधित हम कुछ संस्थाओं पर जिक्र कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में बात की थी, जो कि भ्रष्टाचार रोकथाम से संबंधित एक संस्था है। लोकपाल क्या है, लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, हम पढ़ चुके हैं। काफ़ी आपने प्यार दिया उस वीडियो को। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अपने को पढ़ना है, इसका इतिहास, ये कहाँ से आया, कैसे ये आयोग चर्चा में आया, कैसे ये आयोग बना, इसका जो स्वरूप है, इसकी जो प्रकृति है वो संवैधानिक है या फिर वैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं और ये आयोग क्या करता है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम मुद्दे पर लौटते हैं और शुरू करते हैं CVC के बारे में। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के PDFs भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है IAS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, CSET 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 PDFs भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत PDF बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही PDF फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी PDF फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से PDF के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और PDFs मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IAS प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए
आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं, खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। देखिए, सीबीसी के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 1962 में 1962 में के.एम. संथानम की अध्यक्षता में, के.एम. संथानम एक व्यक्ति हैं, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसे कहा जाता है मित्रों संथानम आयोग। संथानम आयोग। 3 फैक्ट हो गए। 1962 में हमें सन याद रखना है, हमें उस व्यक्ति का नाम याद रखना है और उस आयोग का नाम याद रखना है। 1962 में के.एम. संथानम की अध्यक्षता में संथानम आयोग बनाया गया। लेकिन क्यों बनाया गया? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार ने कहा कि भाई भ्रष्टाचार को रोकना है तो कैसे रोका जाए, आप हमें सुझाव दीजिए, इस मुद्दे पे अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, संश्लेषण कीजिए और फाइनली हमें रिपोर्ट दें कि भ्रष्टाचार जैसी जो एक बहुत ही घातक बीमारी है जो हमारे लोकतंत्र को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, एक दीमक की तरह, जिसने हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को खोखला कर दिया है, उसमें जो भ्रष्टाचार नामक एक कीड़ा है, इसको रोकने हेतु क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, क्या कुछ संभावित पहलू हो सकते हैं, उस संदर्भ में सुझाव देने के लिए के.एम. संथानम की अध्यक्षता में संथानम आयोग बनाया गया। देखिए मित्रों, हम लोकपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकपाल का भी जो मुख्य संबंध है वो भ्रष्टाचार रोकने से है और सीवीसी का भी जो संबंध है वो डायरेक्ट किससे है? भ्रष्टाचार को रोकने से संबंध में। अच्छा, के.एम. संथानम ने अपना अध्ययन किया और अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि भाई आपको, सरकार को कहा कि सीवीसी जैसी एक भ्रष्टाचार को रोकने जैसी संस्था का निर्माण करना चाहिए। सीवीसी जैसी संस्था का निर्माण करना चाहिए। और सीवीसी का मुख्य काम क्या होगा मित्रों? ये बात यहां पे बड़ी गौर करने वाली है। मुख्य काम क्या था? भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मामले हैं उन मामलों की सुनवाई करने का मुख्य कार्य करेगी ये संस्था। शब्दों को द्वारा समझना, प्रश्न आ जाता है कि निम्न में सीवीसी का कौन सा कार्य नहीं है या कौन सा कार्य है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो संथानम आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट रखी थी, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल लेवल पे सीवीसी जैसी एक संस्था होनी चाहिए जो क्या करेगी? जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी। अब सरकार को इस आयोग की सिफारिश अच्छी लगी और 1964 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक आदेश जारी करके, देखिए एक आदेश, एक सिर्फ ऑर्डर था और आदेश जारी करके सीवीसी का गठन कर दिया। प्रश्न आ जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न, कि सीवीसी का गठन हुआ था। ऑप्शन आएंगे, सीवीसी का उल्लेख संविधान में है, सीवीसी राष्ट्रपति के अध्यादेश से निर्मित की गई, सीवीसी का निर्माण कार्यपालिका प्रस्ताव पर हुआ, सीवीसी का निर्माण मंत्री परिषद के परामर्श पर हुआ। ऐसे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो देखिए मित्रों, संविधान में तो इसका उल्लेख है नहीं, क्योंकि अगर संविधान में इसका उल्लेख होता तो संथानम आयोग और ये सब इतना कुछ हम क्यों करते। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये बात क्लियर है कि यह जो संस्था है वो संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये संस्था। पहली बात तो ये है। तो फिर कैसी संस्था है उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा, मैंने कहा कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, नहीं, इसमें कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया गया, बल्कि राष्ट्रपति ने एक आदेश दिया था जिसको बोलते हैं कार्यपालिका आदेश या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उस आयोग, उस प्रस्ताव से, उस आदेश से इसका निर्माण हुआ था 1964 में। अब 2 बातें क्लियर करनी है। सीवीसी का गठन कब हुआ? 1964 में।
सीबीसी का गठन कैसे हुआ? तो कार्यपालिका आदेश या राष्ट्रपति के आदेश से। ऐसे दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे कि कार्यपालिका आदेश भी आ जाए, राष्ट्रपति का आदेश भी आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका आएगा या सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति आएगा। तो कार्यपालिका आदेश बोल दो या राष्ट्रपति आदेश बोल दो, सही है, से सीबीसी का गठन हुआ। मैं इतने मुद्दे पे थोड़ा सा दोबारा बताना चाहूँगा सीक्वेंस से कि 1962 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुझाव देने हेतु केएम संथानम की अध्यक्षता में संथानम आयोग का गठन किया गया। संथानम आयोग का गठन किया गया, क्लियर। उसके बाद में संथानम आयोग ने अपनी रिपोर्ट रखी और कहा कि आपको सेंट्रल लेवल पे सीबीसी जैसी एक संस्था का निर्माण करना चाहिए, गठन करना चाहिए, जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करे। सरकार को संथानम आयोग की सिफारिशें अच्छी लगी, उनको लगा कि ये सिफारिशें काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो सकती है और सरकार ने यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर 1964 में सीबीसी का गठन कर दिया। अतः सीबीसी कार्यपालिका आदेश से निर्मित होने वाली एक संस्था है जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। यहाँ तक क्लियर मित्रों? अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 1964 में इस संस्था का निर्माण होता है और 1964 से लेकर 1998 तक ये संस्था वैसी की वैसी चलती रही और 1998 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके सीबीसी को वैधानिक मान्यता प्रदान की। वैधानिक मान्यता, वैधानिक मतलब स्टेटरी मान्यता प्रदान की। अब यहां पर देखिए 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आ सकता है, पहले तो मैं आपको वैधानिक शब्दों का कुछ एक जो प्रायवाच्य बता दूं। अगर हिंदी में आपके सामने लिखा जाता है सांविधिक, तो इसका मतलब वैधानिक है। अगर आपके सामने लिखा जाता है केवल और केवल विधिक, हालांकि विधिक का अर्थ लीगल होता है लेकिन यहां विधिक का अर्थ क्या होगा? स्टेटरी होगा। और या फिर आपके सामने शब्द आता है वैधानिक, तो इसका भी सेम मतलब है, यानी चाहे वैधानिक लिखे, चाहे विधिक लिखे, चाहे सांविधिक लिखे, इंग्लिश में इसका एक ही शब्द होगा, स्टेटरी। 1964 से लेकर 1998 तक ये संस्था एक कार्यपालिका आदेश से निर्मित रही और ये अपना काम करती रही। 1998 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके इसको वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी और उसके बाद 2003 में, सन 2003 में व्यवस्थापिका ने यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद ने एक प्रस्ताव संसद में रखा, उसको पारित करके इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। अब आपके सामने 2 प्रश्न बन रहे हैं कि नंबर 1 तो कि 1998 से लेकर 2003 तक जब ये ऑलरेडी वैधानिक संस्था के रूप में काम कर रही थी, तो फिर 2003 में दोबारा से इसको वैधानिक दर्जा देने का क्या औचित्य है? तो देखिए मित्रों, जब 1998 में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और आपको इस चीज का अच्छे से आइडिया है कि अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो अवधि होती है केवल और केवल 42 दिन, या मैं यूं कहूं कि 6 सप्ताह है होती है। अब 1998 से 6 सप्ताह है, यानी 1998 के बाद तो इसको रद्द हो जाना चाहिए था। राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस था इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था 6 सप्ताह बाद, लेकिन 98 से लेकर 99, उसके बाद 2003 तक ये ऑर्डिनेंस चलता रहा। तो कैसे संभव हो सका? तो इसके लिए बार बार ऑर्डिनेंस जारी किए गए। अब बार बार ऑर्डिनेंस जारी करना भी काफ़ी बोरिंग हो जाता है, तो संसद ने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा और उसको पारित करके सीबीसी एक्ट 2003 पारित कर दिया और 2003 से यह परमानेंटली स्टैट्यूटरी बॉडी बनकर हमारे सामने कार्य कर रही है। जब 1998 में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था तब भी ये वैधानिक संस्था थी और 2003 में जब संसद ने प्रस्ताव पारित करके एक अधिनियम बनाया तब भी ये वैधानिक संस्था थी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऑर्डिनेंस उतना ही वैलिड होता है जितना पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई एक्ट या कोई अधिनियम। तो बस इसमें फर्क इतना था कि इसमें ऑर्डिनेंस बार बार जारी करने पड़ रहे थे। 2003 के बाद जब इसको
वैधानिक दर्जा दे दिया गया, ये काम खत्म हो गया, वैधानिक दर्जा दे दिया गया, ये संस्था वर्तमान में काम कर रही है एक वैधानिक संस्था के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। अब मित्रों हम सीवीसी की विशेषताओं की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं से प्रश्न आ जाता है, जैसे मैं पहले एक प्रश्न का जिक्र कर लेता हूं और फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्रश्न का उत्तर क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। मान लीजिए प्रश्न ये आ गया कि निम्न में से कौन सी सीवीसी की विशेषता नहीं है, ये आ गया। अब देखिए ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ए में आ गया कि यह अपने आप में एक वैधानिक संस्था है, पहला प्रश्न आ गया वैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी आ गया कि सीवीसी के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, इनका जो टेन्योर होता है वो 4 वर्ष होता है। तीसरा आ गया कि सीवीसी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। और चौथा आ गया कि सीवीसी एक सदस्यीय संस्था है, एक सदस्यीय संस्था है। मान लेते हैं ऐसे 4 ऑप्शन आ गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कौन कौन से गलत हैं। उसमें आगे कूट भी बना सकता है, केवल ए गलत है, ए और बी दोनों गलत है, बी और सी और डी तीनों गलत है, केवल डी गलत है, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। यानी प्रश्न कैसा भी बन सकता है। तो देखिए वैधानिक संस्था है, बिल्कुल है, कार्यकाल 4 वर्ष है, बिल्कुल है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है, बिल्कुल करती है। एक सदस्यीय संस्था ये नहीं है, ये अपने आप में बहुसदस्यीय संस्था है। अब देखिए इसकी विशेषताओं का हम जिक्र करते हैं। पहली बात हम यही लिखेंगे कि जो सीवीसी है वो बहुसदस्यीय संस्था है, और बहुसदस्यीय का मतलब क्या है, बहुसदस्यीय संस्था है, मल्टी मेंबर इंस्टीट्यूट है ये। अब बहुसदस्यीय में क्या कुछ कितने सदस्य होते हैं, अगर ये पूछ ले कि बहुसदस्यीय तो है, चलो ठीक है, लेकिन बहु का मतलब क्या है, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 50 हैं, कितने हैं। तो इसमें एक होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त प्लस 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, यानी कि मेंबर जो है टोटल कितने हैं, 3 हैं। पहली बात याद रखनी है कि बहुसदस्यीय संस्था है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आएगा कि एक सदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है, ऐसे करके। तो एक तो है मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हैं, बहुसदस्यीय संस्था है। पहली बात तो इसमें ये हो गई है। योग्यताओं की बात करेंगे हम कि क्वालिफिकेशंस क्या होगी इन सदस्यों की। सीवीसी में हम ये 3 जो व्यक्ति चुन रहे हैं, 3 सतर्कता आयुक्त हम बना रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि ये अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है, अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, IAS, IPS और IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। या तो इनसे संबंधित अधिकारी होंगे, या फिर केंद्रीय सेवाएं जो हैं, या फिर अन्य जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनसे संबंधित जो अधिकारी होंगे, जिनको अपने पद का अच्छा खासा अनुभव होगा, नॉलेज होगा, ऐसे किसी व्यक्ति को ही सीवीसी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है कि वे केंद्र सरकार के अधीन या तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अधिकारी हों, वरिष्ठ अधिकारी हों, या फिर केंद्रीय सेवाओं से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी हों, ऐसे व्यक्तियों को ही सतर्कता आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये होगी इनकी क्वालिफिकेशंस। उसके बाद हम देखेंगे नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है, और अगर आपको आइडिया है नियुक्ति, तो मैंने शायद पता नहीं कितनी बार बता दिया है कि नियुक्ति का जब प्रश्न आएगा तो उत्तर राष्ट्रपति या राज्यपाल। और चूंकि सेंटर की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर का पद है तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो नियुक्ति की जब बात आएगी मित्रों, तो नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करेगा, तो इसके लिए एक कॉलेजियम है। और उस कॉलेजियम में जो सदस्य हैं वो हैं 3,
जिसमें जो है प्रधानमंत्री है उस कॉलेजियम का अध्यक्ष होगा, और उसमें होगा गृह मंत्री, और उसमें होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो ये 3 सदस्य होते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जो कॉलेजियम वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उलझा हुआ है। हमने लोकपाल पढ़ा, वहाँ पर भी हमने सिलेक्शन कमेटी के बारे में पढ़ा था जिसमें 5 मेंबर्स थे। अभी हम पढ़ रहे हैं सीवीसी, तो यहाँ पे भी कॉलेजियम है जिसमें 3 मेंबर हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें भी एक कॉलेजियम है और उसमें भी 3 व्यक्ति हैं। और ये तीनों कॉलेजियम जो है इनमें जो सदस्य हैं वो अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है याद रखना कि किस कॉलेजियम में कौन सदस्य है कौन नहीं है। तो क्योंकि ये उलझा हुआ है और जहां बवाल है वहां पर सवाल है। जहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको उलझा हुआ लगता है तो ये मान के चलिए प्रश्न बनने की संभावना वहां से बहुत अधिक है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सीबीसी या फिर जो सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम है उनमें से निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता, और यहाँ पे लिख देगा प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, होम मिनिस्टर। तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर नहीं होता मित्रों, यहाँ पे होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं। लोकपाल में भी जो कॉलेजियम था, सिलेक्शन कमेटी थी, उसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर थे। अभी हम सीबीसी पढ़ रहे हैं, इसमें भी कॉलेजियम के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी हम सीबीआई पढ़ेंगे तो उसमें भी जो कॉलेजियम है महानिदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में उसके अध्यक्ष पीएम ही होंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि अध्यक्ष पीएम है। तो ये कॉलेजियम होता है और ये कॉलेजियम राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, फिर राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति करते हैं। तो अब देखिए प्रश्न बन सकता है यहां पर सत्य असत्य में बन गया। देख लीजिए, मान लीजिए, देखिए कौन वाक्य सुनिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक कॉलेजियम द्वारा सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है मित्रों तो ये बिल्कुल गलत होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब भी नियुक्ति पूछेगा, वो चाहे किसी की भी नियुक्ति पूछे, तो कॉलेजियम नियुक्ति नहीं करता होता। कॉलेजियम हमेशा सिफारिश करता होता है। उस सिफारिश को मानना या न मानना या फिर कितना मानना, किस सीमा तक मानना, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो कॉलेजियम ने सिर्फ सिफारिश की है, कॉलेजियम नियुक्ति नहीं करता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो थोड़ा सा आपको समझना है, कॉमन सेंस का यूज करना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित ये कॉलेजियम नियुक्ति नहीं करेगा, ये केवल सिफारिश करेगा। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद हम पढ़ते हैं इन सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर। और टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है या तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो दोनों ही बातें हैं कि कार्यकाल औसतन 4 वर्ष होता है और सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष। और इनमें से जो भी पहले हो उस सीमा तक आके व्यक्ति को अपना पद छोड़ना होगा। अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में चुना गया है तो 3 वर्ष तक ही काम कर सकेगा। और अगर मान लेते हैं 60 वर्ष की आयु में नियुक्त किया गया है तो ऐसे नहीं है कि 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा, क्योंकि उससे पहले 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 4 वर्ष होते ही उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कार्यकाल के बाद स्टेटस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड चल गया है कि स्टेटस पूछता है कि जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसका स्टेटस किस पदाधिकारी के बराबर होता है या किसके समकक्ष होता है। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और यूपीएससी में अन्य सदस्य होते हैं, यानी तो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन और अन्य सदस्य होते हैं। और सीबीसी में भी एक तो जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसका जो स्टेटस है, उसका जो दर्जा है वो यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर है, और अन्य सतर्कता आयुक्तों का स्टेटस यूपीएससी के अन्य सदस्यों के स्टेटस के बराबर है। तो ऐसा ट्रेंड भी चल गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। आ जाएगा कि मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है, यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं।
तो ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष का जो स्टेटस होता है, जो दर्जा होता है, जो वेतन भत्ते, जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, वो सारे वेतन भत्ते, वो सुविधाएं सारी मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी मिलेगी। और यूपीएससी के जो अन्य मेंबर होते हैं वही सारी सुविधाएं, वेतन भत्ते वो मिलेगी अन्य सतर्कता आयुक्तों को। स्टेटस की बात हो गई है। अभी अपने को देखना है कि इनको हटाया कैसे जाता है। अब हम इनको हटाने की बात करते हैं। इनको हटाने का जो आधार है, सबसे पहले देखेंगे कि किस बेस पे हटाएंगे, यानी कुछ गलती तो की हो ना इन्होंने, तो इनको हटाने का बेस, आधार क्या है, और बेस है अक्षमता और कदाचार। ये दो आधार हैं। या तो वे शारीरिक मानसिक रूप से अपने काम करने में सक्षम नहीं होने चाहिए, या फिर जो उनका आचरण है वो कदाचार है, अच्छा आचरण नहीं है, उन्होंने को लाभ का पद ले लिया है, या फिर वो रिश्वत ले रहे हैं, या फिर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो सारा किस में आता है, कदाचार में। इन दो आधारों पर इनको हटाया जाता है, और इनको हटाने की जो शक्ति है वो किस में है, वो है हमारे प्रेसिडेंट में। और प्रेसिडेंट सीधे नहीं हटाएगा, उन पे कोई आरोप है या वो शारीरिक मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, इसकी जांच करवाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं। अब देखना है सीवीसी के कार्य क्या है। देखिए कार्य, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब मैंने बता दिया आपको, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, उनसे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो जन शिकायतें हैं उनकी सुनवाई करना। मैंने पहले कहा था सुनवाई मोस्टली जो सबसे बड़ा जो इसका काम है वो है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके विरुद्ध सुनवाई करना, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा है जितनी भी केंद्रीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं, और उन केंद्रीय सेवाओं में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। यानी कि ले दे के आपको कितना याद रखना है कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। दूसरा है, तीसरा, संसदीय अधिनियमों से स्थापित, संसदीय अधिनियमों से स्थापित जितनी भी संस्थाएं हैं, पद हैं, उनसे संबंधित भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। चौथा है व्हिसल ब्लोअर्स से संबंधित कार्य करना। देखिए व्हिसल ब्लोअर्स क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि हमें इस चीज का आइडिया है, हमें पता है कि फलां अधिकारी रिश्वत ले रहा है, या फिर जो उसका आचरण है अच्छा नहीं है, या फिर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम जानते हैं, हम इसकी जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने जानकारी दी तो हो सकता है कि उस अधिकारी को हमारे बारे में पता चल जाए और वो किसी भी तरीके से हमारा नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है, शक्ति है, अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिए अगर किसी के पास जानकारी है भी तो वो बताने में थोड़ा संकोच करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, व्हिसल ब्लोअर्स। अब जो सीवीसी है उसने ये चीज अपने अंडर ले रखी है कि अगर कोई व्हिसल ब्लोअर्स इस प्रकार की कोई जानकारी देता है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीवीसी अपने पास रखेगा। सीवीसी ये जिम्मेदारी लेगा कि अगर कोई व्हिसल ब्लोअर्स है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की जानकारी दे रहा है, तो उस व्यक्ति की जान माल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और फाइनली हम इसमें क्या देखते हैं, पांचवा जो कार्य है इसका है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी सुनवाई की है, जो भी मुद्दे सीवीसी के पास आए हैं, सीवीसी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो ये सीवीसी के इतने कार्य हैं। तो ये मोटा मोटा हमने सीवीसी का अध्ययन कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि सीवीसी संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप उसका उत्तर, मुझे विश्वास है, दे पाएंगे, क्योंकि लगभग इतना ही मैटर है सीवीसी के बारे में जो हमने पढ़ लिया है। अगला जो हम बिंदु शुरू करने जा रहे हैं वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
यानी कि केंद्र सरकार के अधीन या केंद्र सरकार का एक उपकरण जो कि एक भारत सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के रूप में काम करती है, वो है सीबीआई। और सीबीआई का मोटो है, इसका ध्येय वाक्य है उद्यमता, निष्पक्षता, ईमानदारी, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। ये इसका क्या है, मोटो है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कौन सा मोटो है या कौन सा नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। तो ये मोटो है। अब हम देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्या हिस्ट्री, इसकी क्या है, कैसे यह जो संस्था है, यह जो एक आयोग है वो अस्तित्व में आया, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं और ये क्या क्या कार्य करता है, उस सभी मुद्दों पे अपने प्रकाश डालते हैं। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, ये सभी को आइडिया है। सेकेंड वर्ल्ड वार चला 1939 से 1945 तक। ब्रिटेन सरकार उस समय, देखिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यहां पर अंग्रेजी आधिपत्य था, तो अंग्रेजों की तरफ से भारत ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था। उसके बाद भ्रष्टाचार से संबंधित उस समय जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, ब्रिटेन सरकार ने एक स्पेशल फोर्स गठित की जिसको बोलते हैं स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जिसको बोलते हैं विशेष पुलिस संस्थापना, विशेष पुलिस स्थापना 1946 का गठन किया। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात जितना भी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों को दंड देने के लिए विशेष पुलिस स्थापना 1946 में इसका गठन किया गया। अब इसका गठन कर दिया गया और इससे संबंधित एक अधिनियम भी बना दिया गया जिसका नाम था DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये एक एक्ट बना दिया गया। यानी कि जो विशेष पुलिस स्थापना थी, उनको कैसे कार्य करना है, उनके क्या क्या कार्य होंगे, उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी, उन सभी का उल्लेख किया गया DSPE एक्ट 1946 में, उसका उल्लेख किया गया। 1946 से लेकर 1963 तक ये DPSP या SPE अपना काम करती रही। 1 अप्रैल 1963 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया CBI। 1946 से लेकर 1963 तक SPE के रूप में काम कर रही थी यह संस्था, और 1963 में इसी का नाम कर दिया गया CBI। और CBI वर्तमान में भी DSPE एक्ट 1946 से ही अपनी शक्तियां प्राप्त कर रही है। यानी CBI वर्तमान में जो काम कर रही है, उसके काम करने का क्या तरीका होगा, कहां से शक्तियां ग्रहण करेगी, कौन कौन इसके अंडर में आता है, क्या क्या जांच करेगी, वो सारा जो उल्लेख है वो है DSPE एक्ट 1946 में। अब हम बात करते हैं CBI के संगठन की। तो इसकी 5 शाखाएं हैं। वर्ष 2016 से इसकी जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं, 5 हैं। पहली है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, यानी कि हर प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करने वाली शाखा। दूसरी है आर्थिक अपराध शाखा, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिकल जो भी प्रकार का अपराध है उस संबंध में जांच करने वाली शाखा। तीसरा विशेष अपराध शाखा, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल या सिविल मामला है जिसकी जांच CBI को करनी चाहिए, वो करती है विशेष अपराध शाखा। चौथा है नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा। इसका मतलब यह है कि CBI केवल और केवल भारत में ही जांच करने का अधिकार नहीं रखती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, या अगर हम यूं कहें कि अगर भारत का कोई नागरिक विदेश में कोई काम कर रहा है या फिर भारतीय राजदूत के रूप में अगर बाहर काम कर रहा है फॉरेन में, तो उस व्यक्ति को भी CBI के अंदर या CBI के अधीन रखा गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार या इससे संबंधित मामलों की जांच सीबीआई कर सकती है। और पांचवा है प्रशासनिक शाखा। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संबंधित किसी भी मामले की जांच करनी है तो वो करेगी प्रशासनिक शाखा। ये है इसका सीबीआई का संगठन। 5 इसकी शाखाएं हैं: भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा और प्रशासनिक शाखा। अब हम बात करते हैं सीबीआई की शक्तियों की। अपनी मर्जी से सीबीआई अगर जांच कर सकती है तो वो दायरा है केवल और केवल यूटी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सीबीआई अपनी मर्जी से किसी भी मामले की जांच कर सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य में सीबीआई को जांच करनी पड़े तो इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। इसमें 2 बातें हो सकती है। मान लेते हैं किसी राज्य में सीबीआई को जांच करनी पड़ रही है तो उसमें या तो उस राज्य सरकार से अनुमति ली जाए कि भाई आपके राज्य में हमें इस संबंध में जांच करनी है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को ये आदेश देते हैं कि उस राज्य विशेष में जाकर आपको जांच करनी है, तब उस राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर इसमें यह हो सकता है कि अगर किसी राज्य ने अपने यहां सीबीआई जांच करवानी है, किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो गया है, वो सिविल है, वो क्रिमिनल है, आर्थिक अपराध है, भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध है, तो सीबीआई को निवेदन करना पड़ेगा। राज्य सरकारों के निवेदन पर सीबीआई वहां पे जांच कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारों की अनुमति के बिना सीबीआई उस राज्य विशेष में किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकती। राज्यों सरकारों की अनुमति के बगैर सीबीआई जांच तब कर सकती है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में एक आदेश सीबीआई को सौंपते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, शारदा चिट फंड घोटाला, और जिसका संबंध है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के एक आईपीएस थे राजीव कुमार, और कुछ सीमा तक ऐसा संशय था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस घोटाले में राजीव कुमार का हाथ है। लेकिन राजीव कुमार हालांकि आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन काम कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकारों की अनुमति लेना आवश्यक था। लेकिन सीबीआई ने अनुमति नहीं ली और सीबीआई ने वहां पे जांच की। उसके बाद में ममता बनर्जी और राजीव कुमार जी धरने पे बैठ गए। केंद्र सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाने लगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मामलों में इंटरफेयर कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। उसके बाद में ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए ये आदेश जारी किया कि राज्य सरकारों से अनुमति लेना आवश्यक है जब राज्य सरकारों का कोई पर्सनल मामला है। लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में आदेश जारी करते हैं तब राज्य सरकारों से किसी भी प्रकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। और उसके बाद में ये एक नज़ीर है, एक संदर्भ बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश देने के बाद राज्य सरकारों से इस संदर्भ में परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीबीआई में एक महानिदेशक होते हैं, महानिदेशक, इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, ऐसे लगभग 5000 कार्मिकों का ये एक संगठन है। सीबीआई के जो महानिदेशक हैं उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति महानिदेशक की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। और उस कॉलेजियम में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 3 सदस्य, जिसमें कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसमें एक सदस्य होते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता, और एक सदस्य होते हैं सीजीआई यानी कि चीफ जज ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि या तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वयं होंगे उस कॉलेजियम में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी तरफ से एक व्यक्ति को मनोनीत करेंगे इस कॉलेजियम में।
तो ये 3 सदस्यों का एक कॉलेजियम होता है जो सीबीआई के महानिदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश देता है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब लोकसभा में विपक्ष का नेता हम बार बार पढ़ रहे हैं, लोकपाल में भी लोकसभा में विपक्ष का नेता पद का उल्लेख था। अभी हमने पढ़ा था सीवीसी, उस संदर्भ में जो कॉलेजियम है उसमें भी लोकसभा में विपक्ष का नेता, और अब हम पढ़ रहे हैं सीबीआई, इसमें भी लोकसभा में विपक्ष का नेता पद का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था कि अगर किसी भी वजह से लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद नहीं है तो जो भी, एक तो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके बाद दूसरी जो भी सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे वो विपक्ष में उसको विपक्ष का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का जो भी लीडर होगा उसको विपक्ष का नेता मानकर इस कॉलेजियम में रखा जाएगा और उनकी भी सिफारिश मानी जाएगी। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन 3 व्यक्तियों का कॉलेजियम होगा और इस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति सीबीआई के महानिदेशक की नियुक्ति करते हैं और महानिदेशक का जो कार्यकाल होता है वो होता है 2 वर्ष का। लोकपाल के बारे में हमने बात की थी, लोकपाल के सभापति और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। सीवीसी में हमने सतर्कता आयुक्तों की बात की, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। और अभी हम बात कर रहे हैं सीबीआई के महानिदेशक की, जिनका कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष। सीबीआई जो है वो कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमूमन हम सुनते हैं कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, नहीं, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता। इसमें जो मंत्रालय है वो है कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, इसके अधीन सीबीआई काम करता है। यानी कि सीबीआई अपने आप में कोई ऑटोनॉमी बॉडी नहीं है। तो इसके साथ ही अपना ये जो कॉन्सेप्ट है सीबीआई पूरा होता है। आज हमने भ्रष्टाचार से संबंधित 2 संस्थाएं सीवीसी और सीबीआई के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। वैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है, संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है, या फिर गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है और उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे।